हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन्स के पीवाईक्यू करवा चुका हूं। एंड देखिए, पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाता है कि यार सीबीएसई किसको इम्पोर्टेंट मानता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन आपका 7 मार्क्स का है सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो करवा चुका हूँ मैं। अमाइंस जो कि सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का है, वो भी मैं करवा चुका हूँ बेटा जी। एंड आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का, सॉरी सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का है। एंड मैं एक चीज़ सोच के चल रहा हूँ, एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके वन शॉट देख लिए हैं। और अगर आपने वन शॉट देख लिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कोई आपको रोक ही नहीं सकता इस चैप्टर का ओवर आइडिया होने से। आपको थ्योरी वगैरह सब कुछ क्लियर है। जिसने नहीं देखा है आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पर, टर्म टू केमिस्ट्री इन वन शॉट बाय भारत पंचाल सर, मिल जाएगा। और मैंने चीट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप लोग सर्च कर सकते हो, टर्म टू चीट नोट्स बाय भारत पंचाल सर। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। पहला क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, और जो इसमें जिंक, कैडमियम, मर्करी होते हैं ना, इन्हें आप लोग ट्रांजिशन कंसिडर करते नहीं हो। इसका कारण क्या है? देखिए बेटा, इसका सिंपल सा रीजन होता है कि जो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैं, डी ब्लॉक क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा होता है। बट आप इनको ट्रांजिशन क्यों कंसीडर नहीं करते? बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, ट्रांजिशन किसे कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है, ट्रांजिशन शब्द यूज किया जाता है विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड है, जिसके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी हो, ठीक है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं बट उसमें कुछ कमी हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अगर कन्फिग्रेशन है, चाहे उनकी ग्राउंड स्टेट में हो उनके पास ऐसा, चाहे उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई साहब फॉर श्योर उससे आप ट्रांजिशन कंसीडर करोगे। बट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इवन एक नया एलिमेंट भी है कॉपरनीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 112, Cn उसका सिंबल होता है, ठीक है, वो भी उसके साथ भी सेम फंडा है। इनके पास डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, ठीक है, इनके डी में 10 रहते हैं, दैट्स व्हाई इनको कभी भी आप ट्रांजिशन कंसिडर करते हो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रो, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बताया ना, वही बात है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। एंड आप देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे होंगे। एंड मैं बार बार बोलता हूँ कि नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बस एक रिपीटेड रिवीजन की जरूरत है। स्टिल कुछ नहीं किया है, कर सकते हो, बस जरूरत है आपको मेहनत करने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोग किसे कहते हो, किसे कहा जाता है भाई ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ये मैं आंसर साथ में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि देखो बेटा, अब मैं समझाऊंगा, समझ तो तुम्हें आ भी जाएगा, बट पेपर में आपको लिख के आना है। और पेपर में लिख के कब आओगे? जब आपके पास थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज भी आपको पता हो। दैट्स वाई ये आंसर साथ के साथ कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, सेंस ये कर रहे हैं, बट आपने पेपर में ये लिख के आना है, ये रीजन है। चलो कम टू द पॉइंट। किसे कहते हो आप लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। लिखा भी गया है, एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल in their ground state or in any one of their oxidation state are called transition element। और transition element की क्या खासियत होती है? they show variable oxidation state। कई सारी oxidation state होती है, मतलब अगर 3D सीरीज में देखें तो +1 +2 +3 +4 +7 तक जाती है। they exhibit catalytic properties, they form complex, they have high melting point, और भी ये they are lustrous, they have high melting point, ये सब बातें भी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब मुझे पता है तुम मुझे ज़्यादा सीरियस लेते हो नहीं, बट ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है, इसका आंसर वो सेम ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा लोचा है। अगर आपसे कुछ पूछ ले कि विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शो ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो इधर दो एलिमेंट आ जाते हैं, एक आ जाता है ब्रो आपका स्कैंडियम, एक आ जाता है आपका जिंक। स्कैंडियम जो है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जो जिंक है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, विच ट्रांजिशन मेटल, 3D सीरीज में ट्रांजिशन भी होनी चाहिए। अब जिंक तो ट्रांजिशन है नहीं, ट्रांजिशन तो बेटा जी स्कैंडियम है, तो यहाँ पर मतलब और सारे भी हैं बट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता वो स्कैंडियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। आई होप आप सबको पता है कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं। लिख देना यहाँ पर कि कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। बट आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द जो कैटलिस्ट होते हैं वो जनरली डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखिए क्या लिखा गया है। The transition metals and their compound are known for their catalytic activity. This activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation state. देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन चलते चलते में भी वो अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे। सबसे पहला रीजन तो ये है। दूसरा है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट। देखिए पाउडर फॉर्म में ना ट्रांजिशन मेटल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में आता है एक टॉपिक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट वाला। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो कैटलिस्ट उधर चिपक सकते हैं इजीली। ठीक है, वहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं। कैटलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट तो वो खुद होते हैं, रिएक्टेंट उधर आके चिपक सकते हैं और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट रीजन है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सबसे पहले रीजन है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडोप्ट कर सकते हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रिएक्टेंट इनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कुछ कॉमन कैटलिस्ट के अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाएं, जैसे कि पर्सनली मेरा फेवरेट है फाइनली डिवाइडेड आयरन, जिसका यूज़ किया जाता है हैबर प्रोसेस में। इसके बाद निकल है, निकल का बहुत जगह यूज किया जाएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। कल हम लोगों ने क्या किया था, एक तो मैं खुद भूल जाता हूँ, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ किए थे। तो भाई साहब आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर क्या था कि जो कैटलिस्ट थे वो डी ब्लॉक से ही होते भी हैं। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाई आर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हाई। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई काहे होता है? क्योंकि इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि इनके पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड एंड हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। रिपीट कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, इवन मरकरी तो आप सबको पता है कि एक मरकरी तो एक लिक्विड मेटल है। ठीक है, सिर्फ एक अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अब मरकरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मरकरी की कन्फिग्रेशन में D10 होता है। अब D10 ऐसे कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका D जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई भी होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है वाई इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कलर्ड वाइल Zn2 पॉजिटिव आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यार, है ना, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो कलर शो किया जाता है वो शो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन होती है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि जैसे ये हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर इस तरह से, ओके, इस तरह से आप उसकी स्प्लिटिंग कर दोगे डी ऑर्बिटल की। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इधर से इधर जंप कर जाए तो इट इज नोन एज डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन की वजह से कोई भी जो एलिमेंट है वो कलर शो करता है। रिपीट करो, डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन कौन शो कर सकता है? विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और डी ट्रांजिशन शो करेगा तो भैया वो कलर्ड भी होगा। ठीक है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव पे आ जाते हैं। एक तरफ हम लोग कॉपर 2 पॉजिटिव लिख लेते हैं, एक तरफ हम लोग जिंक 2 पॉजिटिव लिख लेते हैं।
कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। जब आप इसकी कन्फिग्रेशन करोगे, और इस चैप्टर को करने के लिए आपको कन्फिग्रेशन जरूर से आनी चाहिए, मतलब एक ही बार में ज़्यादा शब्द बोल देता हूँ मैं, ना। AR18 4s0 3d9 4s0 3d10। तो ब्रो का डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है ना, जिंक ब्रो का। तो जब उसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, होगा नहीं ना वो चीज़ जो आप लोग सोच के चल रहे हो। जिंक टू पॉजिटिव आयन हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल एंड नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, सो जिंक सोल्स आर वाइट। ऑन द अदर हैंड कॉपर configuration of copper 2 positive is AR18 3d9, it has partially filled D subshell and hence it is colored। ठीक है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ जिंक एंड टिन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने सुना भी होगा, मतलब छोटी क्लासेस में सुनते आ रहे होंगे कि लोहे को जंग लग जाता है, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर ना दूसरी मेटल्स की कोटिंग की जाती है। इस शब्द को कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है कि एक को बचाने के लिए दूसरा अपनी बलि दे देता है। देखा होगा तुमने, बॉलीवुड में जनरली ऐसा होता है कि फिल्म में एक हीरो है, मरने वाला है, विलेन ने गोली चला दी, तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी, इसकी कोई सेंस नहीं बनी है ना, गोली चला दी है। तो यहाँ पे एक साइड हीरो जो फिल्म की स्टार्टिंग से इतना अच्छा था नहीं, वो इस गोली को अपने ऊपर खा लेगा और ये सीने से रक्त की धारा बह गई। तो इसने अपना बलिदान दे दिया बट इसको बचा लिया। और फिर वो बोल देगा वीरू, ये वीरू बोल देगा जय तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जय बोल देगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी यही तक थी, तुझे बसंती को बचाना है। कम टू द पॉइंट, ठीक है। ये आयरन है, आयरन को बचाने के लिए जिंक अपनी बलि दे देता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Out of the following transition elements, the maximum number of oxidation state are shown by स्कैंडियम। आसान है ये, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ऑप्शन बताता हूँ, स्कैंडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है। अच्छा, कॉपर 1 कंपाउंड्स आर वाइट, ये फेमस नहीं है। वेयर एज कॉपर 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर कलरलेस। देखिए, एक तरफ है कॉपर 1 पॉजिटिव, एक तरफ है कॉपर 2 पॉजिटिव। आपको भी पता है भाई के पास तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। इसके पास, भाई के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, भाई सिंगल है। देखो, सिंगल्स की लाइफ बेस्ट होती है, तुम मेरी बात मान जाओ अभी। आज नहीं मानोगे तो कुछ टाइम बाद मानोगे, ठीक है। तो इधर डी ट्रांजिशन रहेगी, नो डी ट्रांजिशन, नो अनपेड, नो डी ट्रांजिशन, इधर डी ट्रांजिशन रहेगी। सो ब्रो इज कलर्ड एंड अल्ट्रा प्रो ब्रो जो है वो कलर्ड होगा, एंड ये जो ब्रो है ये कलरलेस होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं होगी, कलर भी नहीं होगा, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज की तरफ चल लेते हैं थोड़ा सा। Copper 1 compound have completely filled d orbital and there are no vacant d orbital for promotion of d electrons, whereas in copper 2 positive compounds have one unpaired electron which is responsible for color formation। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन oxoanion of chromium in which it show द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप। सेम क्वेश्चन ना मैग्नीज से रिलेटेड भी है। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन oxoanion ऑफ मैग्नीज इन विच इट्स ऑक्सीडेशन द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। oxoanion का मतलब क्या होता है कि इसके साथ ऑक्सीजन भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा oxoanion है। अब देखो, मैं आपको बताता चलूँ कि आप सबने पीरियोडिक टेबल देखी है कभी ना कभी, कुछ इस तरह से। देखो, मेरे को बहुत सारे काम अच्छे लगते हैं बट सबसे अच्छा काम लगता है मुझे इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाना। काश कि मेरे दिमाग के तंतु कभी एक्टिव हो जाए और मैं एक नई पीरियोडिक टेबल बना दूं। हमारे इंडियंस का भी नाम हो जाएगा ना भाई, कुछ ना कुछ। चलो, कम टू द पॉइंट। ऐसे ग्रुप होते हैं ना, ऐसे ग्रुप होते हैं। अब जो ग्रुप नंबर 6 होता है ना, ओके, ग्रुप नंबर 6 होता है वो क्रोमियम के नाम होता है, और ग्रुप नंबर 7 जो होता है ना वो मैग्नीज के नाम होता है, ठीक है। तो भाई साहब,
Cr2O7 2 negative is the anion of chromium in which oxidation state of chromium is equal to their group number. On the other hand MnO4 नेगेटिव है, ठीक है। अब क्रोमियम को आप लोग X मान लो, कितने क्रोमियम है, ओके बहुत गंदा एग्जाम्पल है। Cr2O7 2 नेगेटिव है, क्रोमियम को जब आप X मान लोगे 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे 7 -2 इज इक्वल टू -2, ये 2x -14 उधर जाके प्लस का 14 -2 दैट इज 12/2 इज 6। सिमिलरली आप MnO4 नेगेटिव भी कर सकते हो। MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट बता देना, खुद से कुछ ट्राई करना है भाई, पेपर आप लोगों ने दे के आना है, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ टेंशन ना लेने को बोला है, पढ़ने को तो बोला हुआ है, टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूँ, बट पढ़ना तुम्हें खुद पड़ेगा, ठीक है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, बताया तो था अभी, दैट ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड किस तरह से बनाती हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। Due to the presence of vacant d orbital and dd transition, compounds of the transition metals are generally colored. अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से dd ट्रांजिशन होती है, और इसी वजह से भाई साहब जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। When an electron from a lower energy d orbital, वो जो 3 डब्बे बनाए थे, is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency which generally lies in the visible region. The color observed corresponds to the complementary color of the light absorbed. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligand. Very nice. क्या पढ़ दिया मुझे खुद भी पता नहीं लगा। देखिए जो स्प्लिटिंग है उन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो कि वो डिपेंड करेगी किससे, किस पे डिपेंड करेगी भाई, लिगेंड्स की नेचर पे, ठीक है। तो भाई साहब एक कलर व्हील होता है, शायद आपने सुना भी होगा इसका नाम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बट बनाया सही नहीं था मैंने। वेबिग्योर, ठीक है। एक कम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, जैसे वॉयलेट का कम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, अगर कोई वॉयलेट कलर की लाइट को ऑब्जर्व करे तो वो शो कौन सा कलर करेगा, येलो। अगर कोई ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑरेंज, या ऑरेंज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ब्लू कलर शो करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ CO2 पॉजिटिव बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CO एंड CO2 पॉजिटिव। देखो बेटा कर सकते हो ना, CO एंड CO2 पॉजिटिव की CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, CO का एटॉमिक नंबर होता है ब्रो 27। एक करना है CO, ओके CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी AR18 4s2 3d7। एक होता है CO2 पॉजिटिव, CO का एटॉमिक नंबर 27, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी AR18 2+ मतलब 4s0 3d7। आपको किसके लिए करना है, CO2 पॉजिटिव के लिए करना है, तो CO2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन की थी ना अभी, CO2 पॉजिटिव, तो क्या रहेगा AR18 4s0 3d7 है ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ब्रो के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है ना, म्यूज √n इंटू n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड, तो कितने हैं 3 × 3 + 2 5 √15 bm, और √15 को सिंपली याद रखोगे तो वो कितना आएगा 3.87 bm। मुझे कैसे पता, आंसर ऊपर लिखा हुआ था, दैट्स वाई, बह मत जाएगा एक तो ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गिव रीजन and select only atom and ion which will exhibit asked property. Scandium 3 positive और chromium 3 positive exhibit diamagnetic behavior। तो बेटा कन्फिग्रेशन कर लो। डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, विच हैव पेड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो हमारे पास क्या रहते हैं, डायमैग्नेटिक रहते हैं, ठीक है ना। अब या फिर देखो, अब अगर आप स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन कर दोगे तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी AR18 4s0
3D0, तो इधर तो सारे पेयर्ड ही है, तो भाई साहब डायमैग्नेटिक है। बाकी दिल की तसल्ली के लिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी कर लो, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो क्या रहेगा Ar18 4s0 3D3। क्लियर है बेटा। तो भाई साहब इसके पास अनपेड रहेंगे तो भाई साहब तो पैरामैग्नेटिक होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है क्रोमियम और कॉपर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कॉपर के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, क्रोमियम के पास बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। भाई एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है, कई बार बोल दूंगा, डोंट वरी, मेरा काम है तुम्हें सचेत करते रहना। प्लीज़ वन शॉट देख लेना, प्लीज़ नोट्स पढ़ लेना। मेरे वन शॉट मेरे नोट्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है, आपको जहाँ से समझ में आता है, जहाँ आपका दिल करता है वहाँ देख लो, बट प्लीज़ पहले आपके कंसेप्ट होने चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए कि बातें क्या हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स आगे बढ़ती। बाकी वो पीछे वो स्टिकर ना वो गंदा लग रहा है ना, वो ये वाला हटाते हैं इसको, ब्रांड न्यू है, ये दिखाना चाह रहा था मैं ऑफिस जो है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज। अब ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो अलॉयज बनाते क्यों हैं भाई, बताइए। अलॉयज कहते हैं मिश्र धातुओं को। मिश्र धातु कैसे बनती हैं, बाय मिक्सिंग, है ना। ओके भाई साहब चुप रहिए प्लीज। मिक्सिंग, आप मिक्स करते हो एक मेटल के साथ दूसरी मेटल को, या इसी तरह से मतलब मिक्सिंग होगी तो हमारे पास अलॉय बन जाएगा। अभी वो अलॉय बनाते क्यों हैं, क्योंकि उनका साइज सिमिलर होता है, और सिमिलर साइज की वजह से एक देखिए मैं इधर बनाना चाहूँगा, जैसे कि ये आपके पास एक मेटल है, ये इसके एटम्स हैं बेटा जी। अब ये अपने एटम्स की वजह से ना इजीली एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। गलत बना दिया, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। बेटा अब इनका साइज सेम है, और साइज सेम है तो बहुत इजीली ये एक दूसरे में मिक्स किए जा सकते हैं। क्लियर है ना, तो मिक्स कर सकते हैं। तो जब इनका प्रोडक्ट बन रहा होगा, मान लीजिए इनका प्रोडक्ट बन गया, इस तरह से इनका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अलॉय कभी भी बनाए क्यों जाते हैं, अलॉय बनाए जाते हैं बेटा सो दैट कि एक मेटल में जो कमी है वो उस मेटल की कमियां दूर कर सको आप उसमें दूसरी मेटल मिला के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Mn2O3 इज बेसिक वेयर एज Mn2O7 इज एसिडिक। देखिए एसिडिक और बेसिक नेचर जो डिटरमाइन की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिए एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो Mn2O3 में अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हो तो बेटा जी वो आएगी +3, और इसमें आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगले पेज पे करवाने का इच्छुक हूँ, क्या पता तुम्हें दिखाई ना दे। इधर करवा देते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए ब्रो। क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में भी है शायद ये क्वेश्चन, 2019 में बना हुआ है। क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। यूज द डाटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड आल्सो जस्टिफाई गिविंग रीजन। आपको एक टेबल दी गई है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव एंड वाई। देखिए आपको शायद पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन अच्छे से शो करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिडक्शन अच्छे से शो करे। रिपीट कर रहा हूँ,
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन अच्छे से शो करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो रिडक्शन अच्छे से शो करे। अब कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जो इनमें से रिडक्शन को अच्छे से शो ना कर रहा हो सॉरी, जो इनमें से रिडक्शन को अच्छे से ना शो कर रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। जो खुद रिडक्शन नहीं करता वो दूसरों की रिडक्शन अच्छे से करवा सकता है। ठीक है ना? शराबी ज्ञान बहुत अच्छा दिया करते हैं। क्या मतलब आप शराबी हो? अरे तो आप देखो, अब रिड्यूसिंग एजेंट निकालना ना, तो आप इनकी ऑक्सीडेशन कर दो। Cr2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। इनकी वैल्यू देखो। पहली तो बात, आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन में कभी दी नहीं होगी, आपको रिडक्शन में दे रखी है, बस आपको साइन रिवर्स करने पड़ेंगे। Cr2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, ये है -0.41, तो आप इसको कर दोगे +0.41। और ये है 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? ये 0.77 है तो -0.77। ये आपने इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कंसेप्ट तो ये बोलता है, बाकी थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। क्या लिखा गया है भाई? अगर आप देख पा रहे हो, देख तो पा ही रहे होंगे, ऐसी क्या ही दिक्कत है। देखिए, Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसकी रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और Fe की रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो रिडक्शन अच्छी शो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं हो सकता भाई, मैं ये कह रहा हूँ। बस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन कौन सा है और क्यों है? तो अब देखो यार, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पे फोकस करो, वैल्यूज में कंफ्यूज मत हो जाओ। आप ये देखो कि कौन +2 में आते हुए खुश है। अब देखो, ये +3 से +2 आ रहे हैं, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है इट मीन्स वो खुश है। तो +2 में सबसे ज़्यादा खुश ये 3 बंदे हैं, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा खुश कौन है? कोबाल्ट भैया है, क्योंकि उनकी वैल्यू 1.97 है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हुए सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ओके, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरह से अलग है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट से। देखो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना, वो 2 के गैप से चेंज होती है। मतलब एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उसकी अगली ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, +7 होगी, 2 का गैप आता है। बट इसमें 1 का गैप आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें पेयरिंग से अनपेयर होते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन होता है। बाकी बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। Variable oxidation state of transition metal arise due to incomplete filling of d orbital and is different from each other by unity। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो यूनिटी का डिफरेंस होता है। On the other hand, in p block oxidation state differ generally by a unit of 2। अच्छा वर्ड है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस यूनिटी होता है, एक के डिफरेंस से चेंज होती हैं, और बाय 2 होती हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of Cu1 positive and Cu2 positive which ion is unstable in aqueous solution and why। इनमें से कौन, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो Cu1 पॉजिटिव है वो एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेशन एक्शन शो कर देता है, ठीक है ना। Cu2 पॉजिटिव स्टेबल होती है। अब Cu1 पॉजिटिव लेस स्टेबल क्यों होती है? ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ लोअर हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, दैट्स वाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड अगला क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। देखिए, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती हैं? ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ
N-1d and Ns electrons in bonding. Ns electrons in bonding. और क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू सिमिलर एनर्जी इन दोनों की, या सिमिलर एनर्जी नहीं होगा, लेस एनर्जी गैप लिख सकते हो कि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इस वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जिंक कैडमियम मर्करी आर सॉफ्ट मेटल। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ भैया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटालिक बॉन्ड वीक होगा, सॉफ्टनेस होगी, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा। मैग्नीज शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन, बट विद फ्लोरीन इट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। फेमस क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक मैं इसका आंसर कर चुका हूं कि ट्रांजिशन मेटल जो होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा क्यों होती है। बेटा जी, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड बनाता है एक टाइम में। फ्लोरीन के पास भाई से के पास वो शक्तियाँ है नहीं, ठीक है, ये एक रीज़न है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, हो जाएगा। अगला है कॉपर पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हो चुका है, कॉपर 1 पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हो जाएगा। इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। बताइए 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है भाई? याद रखिए बेटा, अमंग 3D सीरीज मैग्नीज शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि +2 से +7 तक होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट फ्लोराइड। मैं क्वेश्चन की शक्ल सूरत दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिखता है। हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn इज MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, दैट्स व्हाई वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक उसे पुश कर सकता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अडोप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और क्या कर सकते हैं? एडजॉर्ब रिएक्टेंट ऑन देयर सरफेस एंड कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फॉलोइंग आयंस आर गिवन, आइडेंटिफाई द आयन विच इज a strong reducing agent, unstable in aqueous solution, a strong oxidizing agent, give suitable reason in each। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन शो करेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार ज़्यादा चांसेस है। कॉपर 2 पॉजिटिव है ना भाई, वो आप देखोगे कॉपर 3 पॉजिटिव में ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी D3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल हो जाते हैं। कौन से? T2 मामा नहीं है, T2G, ठीक है। अगला है नेक्स्ट आपके पास भैया, कॉपर 1 पॉजिटिव अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। आपको पता है कि उसकी वो एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देता है, और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होती है। या फिर ऐसे याद रखो कि सिंपल हमेशा कि भाई साहब वो क्या शो कर देगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देगा और मोर स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो रिडक्शन शो करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा भाई? कोबाल्ट तो है नहीं, तो Mn3 पॉजिटिव। Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, लिखा भी गया है। Mn3 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? Because electronic configuration of Mn2 positive is 3d5, which is half filled and hence stable. Therefore, third ionization enthalpy is very high. अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, E0 value of Mn3 positive Mn2 positive couple is much more positive than that for Fe3 positive Fe2 positive। देखिए वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि बेटा स्टेबल कौन है उसमें। अब देखिए Mn2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, एग्जैक्टली D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इसकी थोड़ी ना D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ठीक है। बाकी
क्लियर है? वो हाफ फील्ड होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आयरन हैज़ हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ कॉपर। देखिए, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं? एटमाइजेशन का मतलब होता है सब्सटेंस को आप सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। इसे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हो कि आप एक सब्सटेंस को सॉलिड से किस फॉर्म में लेके जा रहे हो बेटा? गैसेस फॉर्म में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक सॉलिड से गैस में बदलने में एनर्जी तो लगेगी। अब जो जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, जिसका मेटालिक बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब बेटा जी, आयरन के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, इसी वजह से उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर के पास 1 एम्पीयर है और कई बार तो 1 भी नहीं होता। ये एक बड़ा रीज़न है। लिखा भी गया है, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्ड एंड देयरफॉर हायर विल बी द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिंस आयरन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, हैंस इसकी हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाती है। कलर वाला सीन है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का सीन आ जाता है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब बनाते क्यों हैं? सबसे पहला रीज़न है कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज, हाई आयनिक चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। 3 बातें होती हैं। साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज की देखिए, कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं? जब लिगेंड जुड़ते हैं। अब लिगेंड अप्रोच करते हैं, उन पर खुद पे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे, तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और उनके पास डी ऑर्बिटल भी वैकेंट रहता है ब्रो। अगला क्वेश्चन है, अच्छा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस, हो जाएगा ना कलरलेस वाला सीन। अगला क्वेश्चन है, द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। बेटा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, E नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। देखिए बेटा, ये किस पे डिपेंड करती है? E नॉट वैल्यू वगैरह ये डिपेंड करते हैं भैया कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन किस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा स्टेबल है। मैग्नीज की D5 हो जाएगी, बट क्रोमियम का तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा 2+ में, वो एक रीजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द ट्रांजिशन मेटल आयन ऑफ 3rd सीरीज, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, ये वो है। विच आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई? इनमें से कौन से वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा? बता दीजिए भाई। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाने वाला है Ti4 पॉजिटिव, ठीक है। और इसको फायदा क्या होगा? क्योंकि इसकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी Ti4 पॉजिटिव। बेटा कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज़्यादा आंसर आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद पे रिडक्शन शो करे। आपको पता है इनमें से कौन रिडक्शन शो करना पसंद करेगा? मैग्नीज। Mn3 पॉजिटिव जाना चाहेगा Mn3 पॉजिटिव से किस में? Mn2 पॉजिटिव में। क्लियर है? लिखा भी गया है। नेक्स्ट, अगला है, विच आयन इज, चलिए तो ठीक है ना, मैग्नीज के साथ होगा। मैग्नीज जो है +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयन इज कलरलेस एंड वाई? तो इधर से Ti4 पॉजिटिव जो है वो कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस क्यों होगा टाइटेनियम 4 पॉजिटिव? बिकॉज इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Mn शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 वाइल ऑक्सीजन
विद ऑक्सीजन बट विद फ्लोरीन शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। हो चुका है क्वेश्चन कई बार। Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? क्योंकि Cr3 पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है ना तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जब मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब वो ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है, इसमें इट मींस वो रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलर्ड। हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता नहीं इतनी देर बाद क्यों आया यार, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन डाटा ई नॉट वैल्यूज गिवन है, वाई इज ई नॉट Cu2 पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है? देखिए ई नॉट वैल्यू जो होती, आंसर पे चलते हैं। अच्छा आंसर है ही नहीं, है ही नहीं। जो ई नॉट वैल्यूज होती है ना बेटा, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। पहला एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन 3 फैक्टर्स का सम होती है ई नॉट वैल्यू। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, एटमाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बट कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लो व्हाइल एटमाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, दैट्स व्हाई ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है वाई इज, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बाबू भैया। क्या सर, बाबू भी बोल रहे और भैया भी? टू पे चलते हैं। वाई इज Mn2 पॉजिटिव Mn हैव हाईली वैल्यू, हाईली नेगेटिव वैल्यू क्यों है मैग्नीज की? भाई आपको पता है मैग्नीज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव? आपको पता है भैया। इधर क्या आएगा? ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट ना। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ज़्यादा ही क्या होगा? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब जो खुद पे ऑक्सीडेशन करना चाहे, ऑक्सीडेशन मतलब जो लॉस करना चाहे इलेक्ट्रॉन का। क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता है, ज़्यादा बहते नहीं, सिंपल सी बात है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होती है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है यूरोपियम 2 पॉजिटिव EU2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए जो लैंथेनोइड्स होते हैं ना, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो वो जाना चाहते हैं। बाकी यूरोपियम +2 में भी रहता है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगा इसके लिए तो जरूर से आप लोग प्लीज़ देख लेना यार, इसका वन शॉट आप लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लिखा भी गया है, आंसर भी देख लो। यूरोपियम 2 पॉजिटिव हैज़ a strong tendency to lose electron to attain the more stable +3 oxidation state of lanthanoid, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिरकोनियम एंड होफमैनियम Zr एंड HF हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। इसका रीजन होता है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज सिमिलर हो जाता है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं। नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनोइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए आपको कन्फिग्रेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अभी हमने किया था ना कि यूरोपियम जो है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता मतलब +2 भी शो करता है, ज़्यादा स्टेबल तो इनकी सबकी +3 ही, +3 बहुत फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी। नेम अ मेंबर ऑफ द लैंथेनोइड विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। What are the different oxidation state exhibited by lanthanide? लैंथेनोइड 2 तरह के ऑक्सीडेशन, 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2, +3, +4। और बाकी +4 वाले कौन कौन से हैं, ये आपके एलिमेंट रहे जो +4 एलिमेंट शो करेंगे। बाकी ये ज़्यादा आपको कन्फिग्रेशन से क्लियर होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन 4f सीरीज, साइज ऑफ एलिमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है, एंड इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही हम लोग लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही घटना होता है। लेफ्ट राइट जाने पे 4f सीरीज में साइज जो है घटता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f।
सबशेल, जो 4f सबशेल होती है उसका शील्डिंग फैक्ट बहुत पुअर होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। अब इसके कंसिक्वेंस क्या हुए, देखिए बेटा जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे ना, तो देखो एक तो यही होगा कि 4d एंड 5d सीरीज के एलिमेंट्स का साइज सिमिलर हो गया। दूसरा ये हो गया डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनर्स, हम लोग लेंथेनर्स को भी सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों सर, क्यों सेपरेट नहीं कर पा रहे थे? डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनर्स, उनका जो साइज है वो लगभग सेम है, ठीक है ना, वो लगभग सेम है। अब साइज सिमिलर होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई, और प्रॉपर्टी सेम होगी तो उनको सेपरेट आउट करना बहुत ही कठिन हो गया। अगला है कि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं ना, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। सर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, सर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो जाती है? देखो ना, छोटा साइज रहेगा एटम का तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और बॉन्ड छोटा रहेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, साइज डिक्रीज होता जा रहा है, बॉन्ड छोटा होता जा रहा है। अब जितना बॉन्ड छोटा होगा यानी कि इधर से OH निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके केस में छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है हमेशा, है ना। बाबू सोना जितने पास पास रहेंगे उनको दूर करना मुश्किल हो जाएगा, उनको दूर दूर रखो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती हैं, ठीक है। अगर बाबू सोना डेली मिल रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। जब ये लॉकडाउन था ना, बहुत दिक्कत हुई भाई। आपको कैसे पता? मतलब मेरा था नहीं, बट मुझे लगता था, मैं उनकी तरह सोच सकता था, भाइयों बहनों की तरह सोच सकता था। बहुत दिक्कत में रहे वो। कम टू द पॉइंट, तो मतलब लेफ्ट राइट जाने पे वो घट जाती है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप मज़ा आया होगा यार, है ना। और क्या ही है, थोड़ी देर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा। कोशिश करेंगे 1-2 चैप्टर और निपटा दें। बाकी कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, बस ज़्यादा तो नहीं, प्लीज़ शेयर कर दिया करो। और क्या ही बोलूँ, ठीक है, सो दैट कि ज़्यादा बच्चों तक फ़ायदा पहुँचे, अच्छा लगे मुझे भी कि हाँ यार बच्चों के लिए मेहनत की जा रही है, उनका फ़ायदा भी हो रहा है। चलिए ख्याल रखिए अपना, बाय, गॉड ब्लेस यू और प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।